नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान आज संपन्न हो गया। पहले दौर की 89 सीटों पर औसत मतदान यानी करीब 57% मतदान हुआ। पहले दौर में तापी जिले में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ। वहीं दूसरे दौर के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल समेत कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और शाम को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं में इस बात की होड़ लगी है कि कौन नेता मुझको कितनी गाली दे सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास करने में भरोसा रखती है। राज्य के सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। 22 साल से बीजेपी शासित गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले दौर में औसत मतदान हुआ है, जबकि 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 68% मतदान हुआ था। पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदाताओं की कम दिलचस्पी को जानकार अपने अपने ढंग से बता रही हैं। हालांकि ये माना जाता है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो जनता परिवर्तन चाहती है, लिहाजा 7वीं बार बीजेपी की सरकार रिपीट होने की संभावना जताई जाने लगी है, क्योंकि राज्य प्रशासन से संतुष्ट जनता मतदान को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। वहीं ये भी कहा जाता है कि कम वोटिंग होने को सत्ता समर्थक वोटर के बूथ तक न पहुंचने से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार गुजरात में पन्ना प्रमुख के बजाय पन्ना कमेटियां तक बनाई है, जिसमें एक के बजाय 3 सदस्य होते हैं और उनसे तालमेल के लिए उनके ऊपर भी कई समितियां होती हैं। बहरहाल पहले दौर के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे इसुदान गढ़वी, आपके ही गोपाल इटालिया, बीजेपी के बागी मधु श्रीवास्तव, वीरमगाम से हार्दिक पटेल, गांधीनगर साउथ से अल्पेश ठाकुर समेत कई नेताओं की साख दांव पर लग गई है। वहीं दूसरे दौर के लिए बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं में मुझे गाली देने की होड़ लगी हुई है। भाइयों बहनों, મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી કે નરેન્દ્રભાઈને કોંગ્રેસના લોકો આટલી બધી જાતની ઢગલાબંધ ડઝનબંધ ગાળો દીધી છે। મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે અને કોઈને પણ થાય કે આટલું અપશબ્દો બોલવા છતાંય કોંગ્રેસ પાર્ટી એના નેતાઓએ અધિકૃત રીતે क्यारे पश्चाताप व्यक्त नहीं कर्यो, दुख नहीं व्यक्त। चलो भाई जुस्सा में बोले गयु एवी पण दिलगीरी नहीं तो बात जवा दो। मने लागे छे कि कांग्रेस पार्टी मोदी ने गाळो देवी, आ देशना प्रधानमंत्री ने अपमानित करवा, एने नीचा देखाड़वा, एने ये पोतानो अधिकार समझे छे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके पीएम बनने से पहले देश में मोबाइल बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 100 सिर वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम सेतु से भी नफरत है। पीएम मोदी ने इसके बाद अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो 3 घंटे से ज्यादा चला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम को अपशब्द के मामले में कांग्रेस पर आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे हैं, गुजरात की जनता ने वोट के जरिए उनका जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। ये डबल इंजन में बार बार इंजन फेल होता है, नया इंजन लगाते हैं, फिर इंजन फेल होता है। 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बने। अगर इंजन अच्छे होते, काम अच्छा होता, कोविड में काम भी अच्छा करते, तो इंजन बदलने की जरूरत नहीं, सरकार को लेकर चलती थी।
तो ये इनका कहना एक है, काम करना एक है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा, आप मजबूती के साथ लड़ो। उन व्यक्ति के मुंह से समझाने के लिए बात निकल जाए आपके लिए, जो चुनाव में तो बोलते ही रहते हैं, वो लोग तो उकसाने वाली बातें करते हैं। वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। भी अमित शाह जी ने क्या कहा 5-6 दिन पहले, मैं क्या रिपीट करूं। हम चाहते हैं प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहिंसा रहे देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन कोई हो, आदिवासी हो, दलित वर्ग हो, आप प्रेम सबका रहना चाहिए। ये तो हमारी सोच है। पर जिस पर वो उकसाते हैं, इस बार कोई उकसाने में नहीं आ रहे उनके। बहुत कोशिश कर ली, उनका मुद्दा ही नहीं बन पा रहा कोई। बहरहाल अब दूसरे दौर के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो राजनीति के जानकारों ने मतदान के प्रतिशत को लेकर रुझान बताना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान आज संपन्न हो गया है। पहले दौर की 89 सीटों पर औसतन ये कहा जा सकता है कि करीब 57% मतदान हुआ है। अब ऐसे में ये भी कहा जाता है कि मतदान जब कम होता है तो मौजूदा सरकार के फेवर में ही जाता है चुनाव। ऐसे में अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी ये अनुमान सटीक बैठता है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि दूसरे चरण के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह से वार और आरोप लग रहे हैं, ये भी समझेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, स्वागत है सर आपका। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी। और अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं प्रमोद स्वामी जी, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अगर कम होता है मतदान तो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, क्या लगता है? देखिए, गुजरात की जो जनता है वो बड़ी एकबान जनता है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को बहुत दिनों से देख रही है। और हमारे पास नीति है, नेतृत्व है, नीयत है और हमने जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय करेगी। और जब किसी ने भी गुजरात के समय प्रधानमंत्री के विरुद्ध में कहे हैं, चाहे वो सबका सौदागर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री को नीच कहना हो, चाहे वो सोनिया जी द्वारा मौत कहना हो मोदी जी को, और अभी जो हाल ही में जो मोदी जी को जिस तरह खड़गे साहब ने रावण करके संबोधित किया है, उसके विषय में गुजरात की जनता को प्रत्युत्तर इस चुनाव में देगी। ठीक है। संगीता शर्मा जी बहुत सटीक जवाब दिया। कह रहे ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा रहा है 27 सालों में और पिछले 5 सालों में जो हमने काम किया उसके आधार पर ही जनता हमें वोट देगी और वोट दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बन रही है। मतदान में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगों ने दिखाई नहीं। देखिए नेहा जी, मतदान कम होने के 2 कारण हो सकते हैं कि जनता जो सत्ता पक्ष है उससे बहुत नाराज है और इसलिए घरों से नहीं निकली कि वोट करके क्या करना है जब सरकारें आती हैं और काम नहीं करती जनता के लिए। तो देखिए वहां आज मतदान हो गया, जनता ने अपना निर्णय घोषित कर दिया और वो पेटियों में बंद हो गया, आज दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन देखिए 27 साल का एक रिकॉर्ड जो भाजपा ने वहां काम किया है, जिस तरह से बता रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड, तो देखिए वहां 23,000 से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो पद खाली है। वहां 22 बार पेपर लीक नेहा जी हो चुका है, तो युवा सड़कों पर है, महंगाई से जनता जूझ रही है। वहाँ सरकारी स्कूल 6,200 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। मोरबी का इतना बड़ा हादसा हुआ, ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहाँ 75 लोगों की मौत शराब से हो जाती है, 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा जाता है। तो ये क्या गुजरात का मॉडल है या ये गुजरात का विकास है?
माननीय मोदी जी को नकली स्कूल में बैठना पड़ता है कि वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है क्या? ठीक है प्रमोद जी, जवाब दीजिए, यही ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? इसी के आधार पर वोट पड़े हैं क्या, जिस बात का जिक्र भी संगीता जी कर रही हैं? देखिए ऐसा है कि आज गुजरात देश का जो है वो ग्रोथ इंजन है। गुजरात देश का मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। गुजरात देश के दवाई, केमिकल, पेट्रोकेमिकल के उत्पाद में देश में अग्रसर है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिवेंडेंस इंडेक्स में गुजरात प्रथम स्थान पर है। देश का सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग गुजरात से होता है। देश के निर्यात में 30% योगदान गुजरात का है। आज गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज गुजरात की जो सिद्धियां है वह मोदी जी के 2 दशकों के तप परिश्रम और सबका साथ सबका विकास की नीति के परिमाण स्वरूप है। पहले गुजरात में बिजली की समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में आज लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो इसके ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता के पास में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तो कहीं कंटेस्ट में भी नहीं है। ये तो 5 सीट भी अगर इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लीजिए, और संगीता जी कह रहे हैं ना आप 3 में ना 13 में, बेकार चिल्ला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। पंजाब में भी कहा गया था कि हम ना 3 में ना 13 में, दिल्ली में भी यही बात हुई थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये फैसला जनता को करना होता है। अगर ये पार्टियों का फैसला होता है तो शायद ये सबको 3 और 13 में ही गिनती आ जाता। लेकिन जनता जो इस समय वहाँ परेशानियों से जूझ रही है, महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं, युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है, तो देखिए ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। 27 साल में भी अगर आज इनको बहुत बड़े बड़े वादे करने पड़ रहे हैं कि हम ये आएंगे सत्ता में तो करेंगे, आपने ये बताया क्या कि हमने आज तक 27 साल में क्या किया? अभी मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, तो वो बता देना कितना रोजगार दिया। आज भी 4 लाख पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है वहाँ नेहा जी। तो सोचिए कि कितनी बदहाल स्थिति है। आज ही मैं देख रही थी तो किसी एक जगह गांव में वहाँ बहिष्कार किया है क्योंकि वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं गुजरात में, तो उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं, और बिजली की बात देखिए, बिजली सबसे ज्यादा महंगी गुजरात में है। तो जो इस तरह के सारे मामले हैं, तो जनता को आपने क्या दिया? ये भ्रष्टाचार की पोल तो आपके मोरबी मॉडल में खोली कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप देते हैं, 2 करोड़ का ठेका होता है, 12 लाख का काम होता है, 141 लोगों से ज्यादा की मौत हो जाती है। तो ये क्या गुजरात का मॉडल है? और फिर माननीय मोदी जी ने वादा किया था कि क्या गुजरात का मॉडल है उसमें तो हम आएंगे, लेकिन रत्नाकर जी करना पड़ रहा है कि हम अभी प्रमोद जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि उसके आधार पर वोटिंग हुई है। लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई कि सरकार तो मोदी की बननी है, सरकार तो एक बार फिर से कमल की ही बननी है, कमल ही खिलना है, ऐसा है क्या? देखिए, ये जो इनके आंकड़े होते हैं वो सारे किताबी आंकड़े होते हैं। सच्चाई धरातल पे जो है बिल्कुल जुदा होती है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट का नाम गिना रहे थे, शायद कुछ दिन पहले का भी अगर देख लीजिए तो महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गृह राज्य में लेकर चले गए, और जो गृह मंत्री का भी गृह राज्य है, तो ये दूसरे राज्यों का प्रोजेक्ट, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट हुआ, चाहे टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट हुआ, तो सभी राज्यों को ये प्रोजेक्ट सारे महाराष्ट्र में लगने वाले थे, तो कहीं न कहीं अपने राज्यों में लेकर चले गए। तो इस तरह के आंकड़े ये गिनाते रहते हैं। अगर सही में विकास किए रहते तो आज मोदी जी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना पड़ता। आज मोदी जी का ये देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देख लीजिए। जब भी चुनाव आता है तो ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अरे मैं तो गरीब हूँ जी, मेरे तो चाय बेचने वाला हूँ और लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन इनको खुद की बातें भूल जाते हैं ये लोग। शायद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बताने में भी शर्म महसूस करते हैं कि कैसे बताएं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी ने, मैं नेहा जी बताऊं, महिलाओं का बहुत बार और बहुत तरह से अपमान किया है। जब इस सदन में महिला सांसद जो बैठी थी कांग्रेस की, उस महिला सांसद को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूर्पनखा की संज्ञा दी थी। तो आप समझ जाइए एक औरत के प्रति इनका रुख क्या है। यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब भी प्रधानमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये कपड़े पहन के और जो बाथरूम में नहाते हैं, और सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते हैं, और राहुल गांधी को कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं। तो ये सारी चीजें क्या शोभा देती है किसी प्रधानमंत्री को इस तरह का वक्तव्य देने के लिए? बिल्कुल हमारे ठीक है, मैं प्रमोद जी से इस पर जवाब लूंगी, प्रमोद जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि देखिए जब चुनाव के पहले चरण में अरविंद जी
2017 की अगर हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में पहले दौर में 68% मतदान हुआ था। इस बार तकरीबन 57% पहले चरण में मतदान हुआ है। ये डिफरेंस भी आप देख रहे हैं सर? इससे पहले भी आपने डिफरेंस देखा होगा, अंतर देखा होगा, लेकिन जब कम मतदान होता है ये क्या संदेश देता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है जनता का मतदान के प्रति बेरुखी ही कहा जा सकता है। अन्यथा 5 साल के बाद जिस उत्साह के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी आमतौर पे जनता पर ही ज्यादा होती है, तो उसकी भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। इसका सीधा मतलब 2 तरह से निकलता है और भारत में ये दोनों तरह के जो है उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे कम मतदान होता है तब भी सरकारें वापसी करती हैं और होता है तभी वापसी की है। तो यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज तय है कि जिस तरह से पैनलिस्ट कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया या कांग्रेस ने ये किया, यह कहा वह कहा, लेकिन अब तो सवाल जो है जनता के ऊपर आ गया है और पहले चरण का मतदान हो चुका है। सौराष्ट्र में और जो है दक्षिणी गुजरात में दोनों जगह मतदान हुआ है। 89 जगह पे इसमें सर्वाधिक हिस्सा सौराष्ट्र का और जो है दक्षिणी गुजरात का था। आमतौर पे माना जाता है कि जो सौराष्ट्र पर कब्जा करता है सरकार उसी की ही बनती है। पिछली बार अगर आप देखेंगी तो जो 68% वोट पड़ा था तो यह सौराष्ट्र के क्षेत्र में बल्कि और अधिक चला गया था, क्योंकि सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है तकरीबन 75% ग्रामीण है। और पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन से सौराष्ट्र में आप देखेंगे नाराजगी लोगों के बीच बहुत अधिक थी। तकरीबन 54 सीटें हैं, इसमें आप देखेंगे तो 30 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी और 23 सीट लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन हाँ, दक्षिणी गुजरात में नजारा अलग था। करीब 32 सीटें आती है जिसमें 22 सीटें भाजपा जीती और बाकी सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में गया। तो ये काफी कुछ जो है जनता की सोच और उसके अपने जो राजनीतिक आयाम है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यह चीज तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर जो है जनता अगर शासन के खिलाफ होती या अगर उसको लगता है कि नहीं इस शासन को उखाड़ फेंकना है, तो मुझे लगता है कि आमतौर पे जो है कतारें बढ़ जाती हैं और मतदान आप देखेंगे कि बूथों पर जो है करीब 8 बजे रात तक चलता रहता है। लेकिन वह परिदृश्य देखने को नहीं मिला। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इस बार जो है जनता जो उस ढंग से या तो समर्थन में या विरोध में उस तरह से उमड़ करके नहीं आई जो 2017 में आई थी। हाँ, क्योंकि आमतौर पे आम आदमी पार्टी की वहाँ सक्रियता बढ़ी है और बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र वगैरह में भी उसकी कुछ जमीन जो है राजनीतिक विस्तार हुआ है। हालांकि वो स्थिति नहीं है कि वो निर्णायक जो है अपनी स्थिति मजबूत कर ले। और लेकिन हाँ, जैसे आप देखेंगे कि जो मध्य गुजरात का जो हिस्सा है उसमें जैसे सूरत वगैरह जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सक्रियता रही और पिछली बार जब 2021 का नगर निगम का चुनाव हुआ तो उसमें जो है 27 कारपोरेटर उसके जीत करके आए। दूसरी चीज देखिए, जो सौराष्ट्र में नगर निगम का 3 राजकोट, भावनगर, जामनगर, यहाँ जो है आप पिछली बार देखेंगे 2021 में तो भाजपा प्रचंड जो है नगर निगम में जीत करके आई। हालांकि यह शहरी इलाका है और शहरी पार्टी के अलावा गांव की पार्टी भी हम मानी जाने लगी है, तभी भारत में उसका राजनीतिक विस्तार हुआ है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि आज का जो मतदान हुआ है शासन के खिलाफ बहुत अधिक जनाक्रोश को रेखांकित करता हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि जनता जो है ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मतदान करेगी। तो मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा कि 2001 और 2002 में गुजरात में पाठशाला छोड़ने का जो प्रतिशत था वो 37% था। बेटियां पाठशाला छोड़ दिया करती थी और उसका एक बड़ा रीजन ये था कि वहाँ स्कूलों में शौचालय नहीं थे। तो मोदी जी के आने के बाद से वहाँ 100% स्कूलों में शौचालय बनाए गए और आज वहाँ जो ड्रॉप रेट है वो घट करके मात्र 2 और 3% रह चुका है। आज 100% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा है। नहीं सर, ये तो ठीक है, ये कौन से ट्रैक रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं? और सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि जब विदेशों से मेहमान आते हैं तो झुग्गियों के आगे तो आप लोग वो दीवार खड़ी कर देते हैं, तब तो आप लोग नहीं कहते हैं कि देखिए ये भी गुजरात का एक विकास का मॉडल है, इसको भी देख लीजिए। मैंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। मैंने आपको कहा कि 2001 और 2 में पाठशाला छोड़ने का जो प्रतिशत था वो 37% था, जो आज घट के 2 और 3% हो चुका है। और आज जो 2001 और 2 में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 26 थी
जो 2021 में बढ़ करके 133 हो गई है। इंजीनियर्स की सीटें, इंजीनियरिंग कोटे की सीटें 2001 और 2 में 15,000 थी, जो आज बढ़ करके 75,000 हो चुकी है। रत्नाकर जी, देख लीजिए कितना विकास हुआ है गुजरात में। आप लोग तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, फेक है मोदी मॉडल, फेक है गुजरात मॉडल। ये तो कह रहे इतना विकास हो गया। कौन से राज्य में हुआ इतना विकास? जी नेहा जी, देखिए अभी जो त्यागी जी के स्वामी जी कह रहे थे वो उस पर मैं आ जाना चाहता हूँ। ये कुछ आंकड़े हैं जो गिन के बता रहे हैं, शायद कहीं से निकाल के लाए होंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आ जाए ये देखिए। हाँ नहीं सुन लीजिए, आप चैलेंज करिए कि गलत है, ढूंढ के कहाँ से लाते हैं? क्या अरे मैं दे रहा हूँ ना आपको, आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए जरा। 2000 ये कहते हैं कि विकास का काम निरंतर किया है, तो फिर 2002 के बाद निरंतर आप लोगों की सीटें कम क्यों हो गई? क्यों आपको 3 मुख्यमंत्रियों को क्यों बदलना पड़ रहा है? क्यों आपको 42 MLA का जो है टिकट काटना पड़ रहा है? तो ये सारी चीजें मौजूदा मुख्यमंत्री को अब ये विधायकी का भी टिकट नहीं, चुनाव नहीं लड़वा रहे, उसके भी प्रत्याशी नहीं बनाया। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है कि एक मिनट सवाल सुन लेते, रत्नाकर जी को सुन लेते, फिर आते हैं, आपका रुख करते हैं जी। देखिए नेहा जी, आज जो परिस्थितियां ये सर बयां करती हैं, इनके रूपानी जी जो है वो पहले कोरोना का ही आंकड़ा 30,000 का दे रहे थे कि वहाँ पे लोगों की जो मरने की संख्या है वो 30,000 की है। इतने झूठे आंकड़े ये प्रस्तुत करते। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो वो आंकड़ा सडनली 3 लाख हो गया। तो इस तरह की जो डेटा है ना वो सरप्रेस करने का काम करते हैं ये लोग। ये सच्चाई बाहर आने नहीं देते। ये नहीं बताएंगे कि 6,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई, ये नहीं बताएंगे कि 24,000 जो सरकारी शिक्षकों का पद खाली हुआ है, ये नहीं बताएंगे कि 22 परीक्षाएं जो भर्तियां होती है। सर देखिए, पहले चरण का मतदान हो गया, अब दूसरे चरण में क्या मुद्दे होंगे और वहां पर किस तरह से जनता को बरगलाया जा रहा है, या फिर उनको अपने पक्ष में किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उनको बताया जा रहा है कि देखिए इतना वक्त में हमने क्या कुछ बेहतर काम किया है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी रत्नाकर जी कर रहे थे, प्रमोद जी जल्दी से जवाब दीजिए, कहना कुछ चाह रहे थे आप, उसके बाद मैं जय तिलक जी का रुख करती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लंबे समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब इनके पास तर्क है, ये हमारे विकास मूलक कार्यों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। टिकट बदल दिया, टिकट काट दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, ये है इनके तर्क। तो ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी की एक रणनीति रहती है, रिपोर्ट कार्ड देख करके पार्टी टिकट देती है। और मूल जो बात है वो है कि लोकतंत्र में नीति, नियत, नेतृत्व और कार्यक्रमों को लेकर के हम जनता के पास जाते हैं और जनता अपना जनादेश देती है। आप सब्र रखिए, जिस दिन नतीजे निकलेंगे आम आदमी पार्टी 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और कांग्रेस की सीटों की संख्या पिछले बार की अपेक्षा कमेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। संगीता जी, आप तो सरकार बनाने की बात करते हैं, कह रहे 5 सीटें भी नहीं जीत पाओगे आप लोग। दूसरे चरण में कितनी सीटें निकालेंगे, चलिए बताइए। कि वो किसको अर्श पे पहुंचाती है और किसको फर्श पे पहुंचाती है। हमने राजनीति में बहुत देखा है, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जाते हुए। और देखिए, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो सबसे कम समय में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, क्योंकि हमारा नेहा की कोई कैडर वोट नहीं था। हमने 8 साल पहले पार्टी बनाई, हम तो 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुके, तो अपने काम के बल पे 2 राज्यों में सरकार बनाई है। भाजपा इतना बड़ा संगठन है, हमारी क्या ताकत जो हम इनसे लड़ेंगे? हमारी ताकत तो जनता है और हमारी जो जनता आज गुजरात में परेशान। भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुन लीजिए, आप सुनने का भी मादा रखिए। आप सत्ता में है, सुन तो नहीं रखिए। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप अभी जब मेरा भी समय लेंगे आप जवाब दे दीजिएगा, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, सुन लेते हैं तो लिया कीजिए, सुनने का मादा भी रखिए। देखिए नेहा जी, जिस तरह से ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप जितनी भी सभाएं हुई हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, असम के मुख्यमंत्री जी आए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका भाषण सुन लीजिए। इन्होंने क्या विकास की बात की? विकास का नाम तक जुबान पे नहीं आया। 27 साल के आप पुराने चुनाव देखिए, 2017 के आप प्रचार प्रसार को देखेंगे और आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। आज बात किस पर की जा रही थी? क्योंकि अपने मुद्दे और अपना काम गिनाने के लिए नहीं था, तो आज बात हो रही थी लव जिहाद की, आज बात हो रही थी आतंकवाद की, आज बात हो रही थी 2002 के दंगों की।
तो भाई आपको ये बात क्यों करनी पड़ रही है जनता के सामने? क्योंकि आपने जो 27 साल का विकास किया वो काम आपके पास गिनाने के लिए नहीं है। प्रमुख जी जवाब दीजिए, ये बातें क्यों करनी पड़ रही है? गुजरात के बेसिक मुद्दे का है, आपने नहीं किया। आपने इतनी बड़ी सेना उतार दी, लेकिन इनको चुप कराइए। अब सुन लेते हैं, ठीक है। अगर आपने काम किया होता तो आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ते। ठीक है, आपको हर चुनाव केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर इसलिए लड़ना पड़ता है क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इनको उत्तर देना चाहता हूँ। मैंने विकास के कई आंकड़े रखे, तो हमारे जो मित्र हैं, हमारे विरोधी, वो कहते हैं झूठे आंकड़े हैं, जाने कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। इस एक टेलीविजन चैनल पर अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद कहा था, लिख के दिया कि कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आएगी गुजरात में। वो आजकल काफी लिख करके देते हैं। तो आज मैं आपके चैनल पे लिख के देता हूँ कि आम आदमी पार्टी की 5 सीटें नहीं आएगी गुजरात में। नहीं, आपको डर किससे है सर? आम आदमी पार्टी से डर है, कांग्रेस से डर है? डर किससे है भारतीय जनता पार्टी को? ये तो क्लियर कर दीजिए। केजरीवाल ने खुद कहा, केजरीवाल ने खुद कहा कि कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आएगी, ये केजरीवाल ने कहा था। अच्छा, अब तो मैंने उसके जवाब में मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी की 5 सीटें नहीं आएगी। दूसरी बात, ये मॉडल की बात कर रही है, तो इनका जो शराब का जो मॉडल है, जिस तरह से 144 करोड़ शराब माफियाओं के इन्होंने वहां दिल्ली में माफ कर दिए और दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाइयों को शराब माफियों पर लुटाया, ये दिल्ली की जनता जानती है और देश की जनता जानती है। और तीसरा तर्क इन्होंने दिया कि दो राज्यों में हमारी सरकार है, वो हमारे विकास मूलक कार्यों के आधार पर है। तो आज 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और विभिन्न राज्यों में सरकार है, और गुजरात में करीब 20-25 सालों से हमारी सरकार है। तो वो क्या काम के आधार पर नहीं बनी है? ठीक है, ठीक तो है। इनके रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है सर, हो गया। रत्नाकर जी देखिए, ये भविष्यवक्ता आज बैठे हैं चैनल पे और भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनकी भविष्यवाणियां कितनी सच है कितनी झूठी है वो तो आज तारीख को ही पता चल जाएगा। रही बात ये जो अब विकास के बड़े बड़े, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, शुरू में ये विकास की बातें करते हैं लेकिन अंततोगत्वा ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति में आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 27 साल का जो इनका जो शासन रहा है, 6.5 करोड़ गुजरात की जनता है, अभी भी 1.5 करोड़ गुजरात की जनता गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? आप ये बता दीजिए। अभी भी प्रति व्यक्ति जो है वहाँ पे कर्ज 63,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है हर व्यक्ति पर। और मैं 30 राज्यों की बात कर लेता हूँ, ये 30 राज्यों में 26वें नंबर पे है कुपोषण के मामले में। बात ये गुजरात राज्य जो है 26वें नंबर पे। और महिला शिक्षा के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें अभी कह रहे थे, ये महिला शिक्षा में 19वें नंबर पे हैं। तो आप कौन से विकास का मॉडल कर रहे हैं और कौन सा विकास की बातें कर रहे हैं? जनता आज तरह से महंगाई से 400 का सिलेंडर 1200 कर देते हैं आप, वो जनता नहीं, जनता को समझ में नहीं आता है। आंकड़े किताबी सिर्फ आप यहाँ पे आगे बता देंगे तो जनता क्या समझ जाएगी? आज बेरोजगारी जो है 40 लाख युवा सड़कों पे घूम रहा है गुजरात का, वो युवा क्या है? वो युवाओं ने, ठीक है, मैं प्रमोद जी से जवाब दूं उससे पहले अरविंद जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अरविंद जी, ये तमाम मुद्दे हैं जो अभी रत्नाकर जी बता रहे थे, कह रहे कि देखिए 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 1.5 करोड़। ठीक है, आपने जो भी आंकड़ा दिया, आपका ये खुद का आंकड़ा है या फिर आप कहीं से लेके आए हैं, जो भी वजह है इसके पीछे। लेकिन अरविंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये तमाम जो बातें हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही गुजरात में फतेह हासिल करने के लिए, या फिर एक बार फिर से सत्ता रिपीट करने के लिए, या फिर इससे पहले जहां पे चुनाव होते हैं वहां पर जिस तरह से वो मिशन मोड पर काम करती है, गुजरात में हमने देखा कि अब यहाँ पर पन्ना प्रमुख के बजाय पन्ना कमेटियां तक बनाई गई, जिसमें एक के बजाय 3 सदस्य होते हैं और उनसे तालमेल के लिए उनके ऊपर भी कई समितियां बनाई गई हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जो तैयारी की जाती है ये सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान करती है, या फिर वो मुद्दे, वो बेसिक मुद्दे, वो समस्याएं, उन समस्याओं को हल करना ये सत्ता तक पहुंचाती है? बीजेपी को सत्ता में रिपीट करना या सत्ता तक पहुंचाने की मुख्य वजह क्या है? नेहा जी, देखिए आदरणीय रत्नाकर जी जो डाटा रख रहे हैं हो सकता है वो सही हो, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन यह समझना होगा कि जो जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है वो आंकड़ों के जरिए नहीं लड़ी जाती है, धारणाओं के जरिए लड़ी जाती है और रणनीति के जरिए लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अगर रणनीति है और वह कामयाब लगातार हो रही है गुजरात में,
27 साल से शासन में है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि जनता की स्वीकार्यता है। आप जनता के बुद्धिमत्ता पर, उसके विवेक पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रत्नाकर जी ने यह कहा कि अगर इनका, या खड़गे साहब ने कहा कि इनका इंजन बहुत अच्छा रहता तो बार बार मुख्यमंत्री क्यों बदलते। देखिए, रणनीति का हिस्सा भी होता है। उत्तराखंड में देखिए, मुख्यमंत्री बदलते बदलते फिर सत्ता में भाजपा आने में कामयाब हो गई। दूसरी चीज यह कि आपने सही कहा कि पन्ना प्रमुख में भी अब देखिए एक पेज पर 30 कमों बेश वोटर होते हैं, उसमें 3 लोगों को जो है एक समिति बनाना, एक में पांच परिवार को शामिल करना, उनके लोगों से मिलना, ये चुनावी जो बाजीगरी होती है, रणनीति होती है, अंततः जमीन पर वही काम करती है। हाँ, दूसरी चीज यह कि अगर आपने बार बार कहा कि क्या वजह है कि ये लगातार भाजपा जो है सत्ता में गुजरात में आ रही है, तो उसकी एक अपनी मनोवैज्ञानिक धारणा है। शायद वहाँ की जनता को लग रहा हो कि ये बेहतर शासन के अलावा जो है, जो राष्ट्रीय फलक पर या वैश्विक फलक पर जो भाजपा की अपनी एक जो नीति है, या आप लगातार देख रही हैं कि मोदी जी जो है वैश्विक मंचों के जरिए देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। अब विपक्ष का आलोचना करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जनता उसको किस रूप में लेती है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आप देखिए पुराना रिकॉर्ड उसका गुजरात में बहुत शानदार नहीं रहा। पिछली बार 17 में केवल 29 उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया था, सबकी जमानत जब्त हो गई थी और कुल 24,918 वोट इनको मिला था। तो आज की तारीख में वो कितनी छलांग लगा पाएंगे, लेकिन एक चीज तय है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो भाजपा से नाराज जो वोट है उसका जो है बंटवारा करने में सफल रही। अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही लगातार रिप्लेस कर रही है, भाजपा को नुकसान नहीं हो रहा है। आप चाहे वो दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, वो जहां कहीं भी रिप्लेस की है, सत्ता में आई है, तो वहां से कांग्रेस को हटा करके ही आई है। यानी सर्वाधिक चुनौती जो है कांग्रेस के लिए है। दूसरी चीज यह है कि मोदी जी जो है किस तरह से जो उनके खिलाफ बोला जाता है उसको जो है अपने प्रयोगशाला में रख करके हथियार के तौर पे इजाद कर लेते हैं। आप 2007 में देख लिए मौत का सौदागर की बात हो, 2016 में खून की दलाली का सवाल हो, या अभी जिस तरह से उनको रावण के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो वो लोग वहाँ के गुजरात की जो जनता है शायद उन सब चीजों को अस्मिता के तौर पे देखती है। एक चीज और में हाजी, आप गुजरात की थोड़ा समाज के मनोवैज्ञानिकता को समझेंगी तो अभी तक केवल जो है वहाँ गांधी जी और पटेल के बाद अगर आप देखेंगी तो सर्वाधिक लोकप्रिय मोदी जी हैं। तो वहाँ की जनता कतई नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ जो है जो व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है, इतने विशाल भारत का और उस राज्य का जहाँ की आबादी महज जो है 6 करोड़ है, उसके खिलाफ कुछ इस तरह से भाषा और व्याकरण का इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी विपक्ष को बचना होगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भाजपा जो है अपनी पीछ पर जो है उनको ला करके जो है पटकनी देने में लगातार कामयाब हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कितना मानते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार गुजरात में अगर सरकार बनती है और मोदी के नाम पर सरकार बनती है, भले ही अब मुख्यमंत्री कोई और हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को देखते हुए जनता वोट देती है। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हीं पर निशाना साधती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुझे गालियां देने की होड़ लग गई है, कौन मुझे सबसे ज्यादा गालियां दे सकता है, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शोभा देता है, और क्या लगता है कि दांव आप लोगों पर ही उल्टा पड़ सकता है? देखिए नया जी, प्रधानमंत्री मोदी जी या उनका पूरा आईटी सेल कह लीजिए, ये तथ्यों को जो है पूरा न दिखा के और एक शब्द को पकड़ करके और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया और कोई अपराध कर दिया, जिसका ये सिंपैथी लेने का पूरा काम करते हैं। और मोदी जी इस सब चीजों में बिल्कुल माहिर हैं। देखिए, आप अगर पूरा भाषण सुनेंगे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं स्वयं एक दलित समाज से आता हूं, मैं तो उस समाज से आता हूं जहां पे हमारे हाथों से लोग चाय पीना भी नहीं पसंद करते हैं। आप तो कहते हैं कि आप चाय वाले हैं, गरीब से आते हैं, मैं तो आपसे भी गरीब परिवार से आता हूं। और उन्होंने दूसरी बात जो कही, उन्होंने ये कहा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पास
कोई दूसरा चेहरा बड़ा दिख नहीं रहा है। ये कोई भी चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह इन्हीं का चेहरा और इन्हीं का सर दिखता है। जैसे कि एक व्यक्ति का एक जगह सर होता है, वह रावण का 10 सर होता है, तो एक एक सर हर जगह दिखता है। तो इसमें क्या गलत कहा उन्होंने, आप मुझे ये बताइए। लेकिन प्रस्तुतिकरण उसको मोदी जी ने कैसे किया कि मुझे रावण कहा गया, मुझे जो है रावण की तरह राक्षस की संज्ञा दी गई। तो ये मोदी जी की कला है जो धीरे धीरे जनता जो है समझ चुकी है। उसका कोई बहुत बड़ा इनको फायदा मिलने वाला नहीं है और हमको नुकसान भी नहीं होने वाला है। और मैं फिर आपको वही बात रिपीट करता हूं, ये मोदी जी वही है जो जब दूसरों का अपमान करते हैं तो इनको नहीं लगता है कि जो दूसरे का अपमान कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको अगर कोई बात कहता है और उसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मनमोहन सिंह को क्यों कहते हैं, ये उस समय प्रधानमंत्री थे कि ये कपड़े पहन के और बाथरूम में नहाते हैं, ये कहने वाली चीज है क्या? क्यों? लेकिन ये तो कह रहे हैं महिला सांसद को कह रहे हैं कि जितना हम पर कीचड़ उछालोगे, सुन लीजिए, मोदी कह रहे हैं कि जितना हम पर कीचड़ उछालोगे उतना ज्यादा कमल खिलेगा। नहीं, हर तानाशाह का एक दिन अंत होता है और मोदी जी भी उसी तरह से जो तानाशाही और जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विकास की बात तो हो नहीं रही है कहीं गुजरात में, और विकास है किया भी नहीं इन्होंने। तो इनको कहीं न कहीं जनता की सिंपैथी तो लेनी है। जनता की सिंपैथी इसी प्रकार लेंगे, चाहे ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, चाहे यही कहेंगे ना कि 2002 के बाद हमने ऐसा सबक सिखा दिया। इनके गृह मंत्री जी कहते हैं कि आज तक शांति बनी हुई है, तो इसी तरह की बातें न करेंगे। ये कांग्रेस को आतंकवादी कहेंगे, ये कांग्रेस को आतंकवादी कहेंगे, जिसके दो प्रधानमंत्री कांग्रेस के आतंकवादियों की बलि चढ़ जाता है, उसको कांग्रेस को आतंकवादी की हितैषी बताते हैं। तो ये सारी चीजें गलत मिथ्या जानकारी जो है लोगों को भाषण में देते रहते हैं और उसको प्रचार प्रसार कराते हैं और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं। तो जनता बदनाम करने का काम करते हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को, ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से पेश करते हैं हमारी सारी बातों को। आतंकवादियों को प्रति सिंपैथी किस पार्टी की थी ये सबको पता है। जब हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो किन लोगों ने जवानों से सबूत मांगे ये भी सबको पता है। सेना के नाम पे किसने राजनीति की ये भी सबको पता है। क्या? अरे बोलिएगा अरविंद जी, बोल लीजिए, बात सुनिए। किस पार्टी ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अरविंद जी अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि रावण ही तो कह दिया। तो अरविंद जी नहीं, वो रत्नाकर जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है रत्नाकर जी। अरविंद जी राजनीति, अरे रावण कह दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो रावण तो भैया अधर्म का प्रतीक है और रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था दिख रहा है। और हम राम भक्त लोग हैं और ये लोग हम लोगों को रावण अगर कहेंगे, नहीं तो मोदी जी कहते हैं कि भाई जनता जो है, गुजरात की जनता फैसला उन्होंने कि कौन राम भक्त है और कौन रावणों को प्रश्रय देने वाले हैं। किन लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, आपने किन लोगों ने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के लिए जिन लोगों ने बाधाएं, संवैधानिक बाधाएं खड़ी की, जिन लोगों ने आर्टिकल 370 को 17 सालों तक छोड़ा, जिन लोगों ने 3 तलाक बिल आने नहीं दिया, हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, तलाक के नाम में हमारे मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, तो इसका जवाब जो है जनता देगी, गुजरात की जनता देगी। ठीक है, देगी गुजरात की जनता जवाब। बाबा रामदेव खुले मंच पे भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ बैठे और महिलाओं को किस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई संज्ञान लिया, कोई बात किया, किसी महिलाओं का अपमान किया, उसमें भारतीय जनता चुप तो आपके नेता तो आपके नेता राहुल जी तो कहते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, अब उसके ऊपर आपने क्या संज्ञान लिया, जरा बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार शून्य है, विचार तो कोई है नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए। ये व्यक्ति राहुल गांधी पे हमला करेंगे, हमारे पास विचार भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी है और नियत भी है। आपके पास न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है, मात्र तुष्टीकरण है। ट्विटर अकाउंट से कर्नाटका बीजेपी आईटी सेल के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से प्रियंका गांधी की लड़की के साथ राहुल गांधी खड़े बैठे हैं और उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। बाद में जब हम लोगों ने हो हल्ला किया तो ये डिलीट करते हैं। तो कितनी गिरी मानसिकता है आप लोगों की महिलाओं के प्रति? राहुल जी खुद बोलते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं।
उसमें क्या संज्ञान लेंगे आप चलिए बताइए। ठीक है, महिला सांसद को सुपनखा कहा नहीं ना ठीक है आपने? ठीक है ठीक महिला है सांसद को सुपनखा बोला ठीक कि नहीं है, बोला संगीता मोदी जी। ने, ये बताइए। ठीक है जर्सी गाय किसी देश की इतनी बड़ी नेता है, वो अध्यक्षा रह चुकी है अरे कांग्रेस आपका पार्टी की। नेता तो रत्नाकर पूर्व जी, जर्सी गाय की रत्नाकर बात जी, है। प्रमोद जी, ये कौन- ठीक है, क्या धैर्य आप रखिए थोड़ा सा, सम्मान दे रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? धैर्य बता दीजिए रखिए। आप। ठीक है संगीता जी, दूसरे चरण का चुनाव 5 तारीख को है। आम आदमी पार्टी को दूसरे चरण में कितनी उम्मीदें हैं? देखिए नेहा जी, जीतने के लिए वहाँ गुजरात में 92 सीट का आंकड़ा चाहिए और आम आदमी पार्टी इस आंकड़े को पार करेगी। और देखिए, इस तरह से जो व्यक्तिगत हमले लगातार हो रहे हैं, या मैं अभी डिबेट में भी देख रही हूँ एक दूसरे पर चीटाकशी, क्या गुजरात की जनता को व्यक्तिगत टिप्पणी से मतलब है या गुजरात की जनता को अपने विकास से मतलब है? वहाँ की महिलाओं जो महंगाई से जूझ रही हैं इससे मतलब है, युवाओं को रोजगार से मतलब है, बच्चों को शिक्षा से मतलब है, जो स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से मतलब है, या व्यक्तिगत टिप्पणियों से मतलब है? अब जनता को भी इस ओर जागना पड़ेगा कि जनता इन व्यक्तिगत टिप्पणियों के हमलों को देख करके वोट करने जाती है या अपने लिए विकास जो पार्टी करना चाहती है उसके लिए वोट करना चाहती है। जनता जब तक जनता से जुड़े मुद्दों पर वोट नहीं करेगी और लास्ट समय में जब जनता के मुद्दों से राजनीति भटक करके ध्रुवीकरण और अन्य मुद्दों पर चली जाएगी तो ना भारत का विकास होगा और ना किसी राज्य का विकास होगा। नेहा जी, अब जनता को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, क्योंकि 27 साल एक बहुत लंबा समय होता है नेहा जी किसी पार्टी के लिए विकास करने के लिए, कोई छोटा समय नहीं है। 5 साल सत्ता मिलती है किसी को तो ये कह दिया जाता है कि 5 साल और दीजिए, समय कम था, हमें विकास करना है। लेकिन 27 साल एक लंबा अरसा होता है और उसके बाद भी यदि विकास नहीं होता, वो भी डबल इंजन की सरकार में, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ठीक है, 10 सेकंड में जवाब दीजिए प्रमोद जी, 10 सेकंड दिए, सिर्फ 10 सेकंड। मुझे अरविंद जी का रुख करना जल्दी से। मैं मेरी बहन संगीता जी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने स्वयं कहा कि 27 साल का वक्त जो है वो काफी होता है, तो 27 साल तक अगर गुजरात की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते आ रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो गुजरात की जनता के विवेक के ऊपर में आप कम से कम प्रश्न न उठाएं। ठीक है, देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के विवेक पर तो फैसला ही नहीं, सवाल ही नहीं उठाया जा सकता ना, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह आप तो उठा रही है ना, क्योंकि जनता ही अर्श से फर्श पर ले जाती है। क्या कहा कि आप लोग बातों को घुमाने फिराने में बहुत माहिर हैं या आपको टैलेंट है? ठीक है अरविंद जी, अब दूसरे चरण का चुनाव होगा और बाकी बची सीटों पर ये चुनाव होगा। किस पार्टी का भविष्य इस दूसरे चरण के चुनावों में देख रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। नोटबंदी ये भी समझ चुकी है। ठीक है अरविंद जी, किस पार्टी का भविष्य उज्जवल देख रहे हैं आप? जो दूसरा चुनाव है वह जो है उत्तरी गुजरात का हिस्सा है पूरा का पूरा और मध्य गुजरात का है। अगर 2017 का अगर आप देखेंगे तो उत्तरी गुजरात में कांग्रेस ने बहुत बेहतर किया था और उत्तरी गुजरात में लगभग जो है 32 सीटें हैं, 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। और मध्य गुजरात में भाजपा ने बहुत अच्छा किया था, जहां 68 सीटें हैं, 40 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। उत्तरी गुजरात में कांग्रेस इसलिए बेहतर की कि लगभग वहां का 90% जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आमतौर पे ग्रामीण जनता महंगाई, बेरोजगारी या और तरह की जो समस्याएं, जो स्थानीय जो समस्याएं थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उसका एक जन आक्रोश था और कांग्रेस उसको जो है कैरी करने में कामयाब रही और उसको फायदा भी मिला। लेकिन मध्य गुजरात जो यहाँ पे करीब 63% जो है ग्रामीण जनता है, लेकिन भाजपा यहाँ बेहतर थी। अब ये सवाल उठता है कि अब जो अगला जो 5 तारीख को जो मतदान होगा, अगर इसी तरह से मतदान का आपको अगर ट्रेंड देखने को मिला कि यह जो है 55%, 57% या 60% से नीचे रहता है, तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि इस चुनाव को लेकर के, बदलाव को लेकर के जनता बहुत उत्साहित नहीं है। अब एक सवाल एक बीच में ये उठ करके आया कि जिस तरह से पत्तियां जो कसी जा रही है राजनीति में, तो मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा, रत्नाकर जी भी सहमत होंगे कि 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आजादी की लड़ाई भी लड़ी। मुझे एक ग्रंथ में पढ़ने को मिला भी कि बिहार के एक सांसद थे जो जेबी कृपलानी को CIA का एजेंट कह दिए थे। नेहरू जी इतने नाराज हुए कि उस बिहार के सांसद को पार्टी से निकाल दिया और जेबी कृपलानी साहब बीमार पड़ गए, उनको धक्का लगा इस कथन से, वो जा करके नेहरू जी उनको हॉस्पिटल में देखने भी गए। लेकिन ये मोदी जी के बारे में कांग्रेस ऐसा न सोचे। मोदी जी तो इंतजार करते हैं कि आप गालियां दें, किस तरह से उसको हम हथियार बनाएं।
हाँ, आप अगर ये कहते हैं कि केवल मोदी जी उसको भावनात्मक रूप से भुना ले जाते तो भाई आपका हाथ पैर बांध करके कौन रोका है? इसका मतलब यह कि आप भी कोशिश करते हैं लेकिन आप जो है इसको कैरी नहीं करा पाते हैं। तो ये तो हुनर चाहिए ना राजनीति में। वो बिल्ली चाहे काली हो सफेद हो, चूहा पकड़ने आना चाहिए। अगर वो नगर नहीं पकड़ पाती है तो फिर वो बिल्ली का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो राजनीति में तो जनता को किस तरह से अपने पाले में, अब अगर आप बात सूचता नैतिकता की कहते हैं तो कोई भी दल जो है दूध का धुला नहीं हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। किस तरह जो है राजनीतिक रातों रात जो है निष्ठाएं बदलती है, किस तरह आम आदमी पार्टी की यहाँ बैठी है प्रवक्ता और कांग्रेस से किस तरह अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि बच्चों की कसम खाता हूँ, उनकी कसम खाता हूँ, समझौता नहीं करूंगा, और कांग्रेस से मिलकर के सरकार बनाए, भाजपा पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए। वक्त के साथ साथ विचारधारा भी बदल गई और वक्त के साथ साथ जो इनके वादे हैं, दावे हैं, वो भी बदल जाते हैं। सर, ये राजनीति में हमने भी देखा और मुझे लगता है सबने देखा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो गुजरात विधानसभा का पहला चरण खत्म हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में ये दूसरा चरण किसके पक्ष में जाएगा और वहां जनता किसको चुनती है और कितने प्रतिशत मतदान होता है, वो वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।